चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले और तुम लोग को पहले के टॉपिक में कोई भी डाउट है कहीं का भी तो पूछ सकते हो थ्योरी में, और नहीं है तो कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे। ये वाला क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो सॉल्व किए हो, आंसर आया तो जी भैया। जी भैया। कौन सा ऑप्शन आंसर आया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। इधर मनीषा सॉल्व की हो क्या? बोलो क्विकली। डी शायद इसका आंसर सही भी है। डी आंसर सही है शायद, होपफुली डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तुम्हें बिड कलम बना दिए थे, फोर्स बैलेंस करना था और टॉर्क जीरो करना था, फिर खत्म। वो मनीषा का इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। चलो कोई नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंसर सही है, डी सही है, डी सही है इसका आंसर। चलो अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, या फिर इसको प्योर रोटेशन भी बोला जाता है। तो इसके डेफिनेशन का बात करें तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे कि प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है। प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। प्योर रोटेशन में एक्चुअली हो क्या रहा होता है वो देखो, जो भी तुम्हारा बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है। और जब हम बोल रहे हैं कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है या रोटेट कर रहा है, सिंपली बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी बॉडी है रैंडम सा कैसा भी मान लो कोई बॉडी, एक्चुअली 3D में होगा। मतलब तुम ऐसा कुछ समझ सकते हो, कुछ इसको कैसे हम समझाएं। जैसे मान लो तुम्हारा क्या बोले, ऐसे मान लो ये कॉपी है, ठीक है, तो 3D है। ये क्यूबॉइड सब क्या मान सकते हो, कॉपी को क्यूबॉइड मान सकते हो। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि प्योर रोटेशन कर रहा है तो मेरा मतलब ये है कोई एक एक्सिस होगा, वह एक्सिस इस बॉडी के अंदर से ही पास हो सकता है, बाहर से ही पास होता है, कोई जरूरी नहीं है इस एक्सिस इसके अंदर ही हो, मोस्टली अंदर ही होगा, मोस्टली अंदर ही होगा। बट इन जनरल कोई भी एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है उस एक्सिस पे मौजूद हर पॉइंट रुका हुआ है, उस एक्सिस पे मौजूद हर पॉइंट एट रेस्ट है, और इस बॉडी का बाकी सारा पॉइंट जो उस एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। मान लो पेन, अगर हो मान लो ये तुम्हारा पेन एक्सिस है, मान लो, ठीक है, पेन तुम्हारा एक्सिस है, एक्सिस मतलब लाइन, एक्सिस ऐसे, ये इस कॉपी से मान लो पास हो रहा है ऐसे ऐसे, तो जो ही एक्सिस इस कॉपी से पास होगा तो मन में इमेजिन करो कॉपी से पास होते वक्त ये कॉपी के बहुत सारे पॉइंट को टच कर रहा होगा। भाई अगर हम होल करें और इस एक्सिस को अगर इसमें आर पार करें तो बहुत सारा पॉइंट होगा जहां पे ये पेन जो है इस कॉपी के साथ मीट कर रहा होगा। वो सारा पॉइंट कॉपी का जो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो सारा पॉइंट कॉपी का एट रेस्ट होगा, उसका वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट जीरो होगा। और बाकी सारा पॉइंट, जैसे मान लो एक्सिस यहाँ पे, अब इस कॉपी का बाकी सारा पॉइंट इधर उधर का जो एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, वो सब इस एक्सिस के चारों तरफ सिंपली सर्कुलर मोशन कर रहा है। कुछ ऐसा अगर हम इसको दिखाएं तो ऐसा कुछ मान लो, तुम अगर ऐसे घुमाएं इसको हम तो कुछ ऐसा, तो मेरा अगर हाथ मान लो, हाथ वाला जो भी पॉइंट था सबका सब रुका हुआ है और बाकी सारा पॉइंट सिंपली क्या कर रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे, मगर कॉपी में ये अपना उंगली डाले ऐसे कुछ, ये वाला पॉइंट रुका हुआ है और बाकी सारा जस्ट इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर सिंपल अगर देखो तो एक्सिस, अब इस एक्सिस के करीब जो पॉइंट होगा ना वो कम रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, एक्सिस से दूर जो पॉइंट होगा इस कॉपी पे ज्यादा रेडियस है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो वो ज्यादा रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। बट हर पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? सेम।
सेम होगा। रिजिड मोशन है। अब आते हैं डायग्राम पे, जी अब वो पूरी समझ पाओगे। चलो ठीक है, अब आते हैं इस पे। मान लो कोई रिजिड बॉडी यही तुम्हारा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते डायग्राम तो ज्यादा अच्छा होता। चलो मान लो डायग्राम बनाते हैं बड़ा सा। मान लो ये कोई भी बॉडी है, रैंडम सा हो सकता है, कैसा भी से, ठीक है। कोई एक एक्सिस ले लिए, जिस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा, प्योर रोटेशन। तो ये जो तुम्हारा एक्सिस हम ड्रॉ किए हैं, यहां से यहां तक का पॉइंट जो इस बॉडी पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये सारा का सारा पॉइंट रुका रहेगा। और इसे किसी भी डिस्टेंस डी पे कोई पार्टिकल अगर है, मान लो आर पे, डिस्टेंस आर मान लेते, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सिंपली क्या करेगा, इस आर में ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। फिर दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं और मान लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना आर है, उसका अपना आर है, आर डैश बोल देते हैं उसको, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वो भी अपने रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और जी सारी, अब समझो यहाँ पे कितना पार्टिकल इस बॉडी के अंदर, बहुत सारा पार्टिकल है, और सारा पार्टिकल अपने आप में एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। उस सारे सर्कल का सेंटर इस एक्सिस पे लाई करेगा, जी सेंटर इस एक्सिस पे ही लाई करेगा। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसका सेंटर जो है इस एक्सिस पे ही लाई करता है, सबका सेंटर, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हो प्योर रोटेशन कुछ नहीं है, एक साथ बहुत सारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम लोग सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पार्टिकल का सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, दिखाया एक पार्टिकल घूम रहा है आर रेडियस में, बट यहाँ पे क्या, बहुत सारा पार्टिकल है, सब अपने अपने रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इन सारे कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन को एक साथ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। मतलब इनफाइनाइट सर्कुलर मोशन तुम्हारे पास यहाँ पे है, इनफाइनाइट पॉइंट होगा तुम्हारे पास उस बॉडी में, उस इनफाइनाइट सर्कुलर मोशन को जो कि सब अपने अपने रेडियस में मूव कर रहा है, उनको एक साथ एनालाइज करने वाले हैं, तो बोलेंगे कि हाँ प्योर रोटेशन का एनालिसिस कर लिया, ठीक है। जी अब ज्यों ही ये नेचुरल सा बात है, ज्यों ही ये कोई भी पार्टिकल मान लो, कोई पार्टिकल भाई सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो भाई उसके पास दो तरह का एक्सीलरेशन हो सकता है, जो हम जान रहे हैं सर्कुलर मोशन से ऑलरेडी। कौन कौन सा? हम एक ही पार्टिकल लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे पार्टिकल के साथ वही कहानी रिपीट होने वाला है, तो आसानी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही सर्कल। हम ये पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल है, इसका कुछ मास होगा, जो भी मानना हो मान लो, डीएम, स्मॉल डीएम, जो मानना हो मान लो, बहुत छोटा पार्टिकल लिए, ठीक है। जो नाम देना हो, बुक में एमआई भी नाम देता है, ith पार्टिकल का मास। कोई एमआई मास का पार्टिकल छोटा सा लिए, ऐसा ऐसा बहुत मास है, M1 M2 M3, इसलिए एमआई कर देते हैं। आई तुम्हारा वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा है, बहुत सारा पार्टिकल। ये पार्टिकल आर रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिमिलरली दूसरा पार्टिकल लोगे, उसका अपना मास होगा और उसका अपना रेडियस होगा, पहले ही बता दिए। इसका एनालिसिस कैसे करें? तो जब भी एनालिसिस का बात आता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का ख्याल आना चाहिए स्टार्टिंग में, कहीं भी। तो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ इसको लगा के देखते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है तो हमको एक्सीलरेशन दिखना चाहिए और फोर्स दिखना चाहिए। तो सीधा सा बात है, कोई बोलेगा एक्सीलरेशन इसके पास इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जो कि होना ही है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर। हम स्मॉल आर यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आर वेरिएबल है, बहुत सारा पार्टिकल, सबके लिए आर अलग अलग है, इसलिए स्मॉल आर कर देते हैं, स्मॉल आर। एक ओमेगा स्क्वायर आर एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा इस पार्टिकल के पास, और दूसरा टेंजेंशियल में कौन सा एक्सीलरेशन हो सकता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, बट हम जनरल है तो लेके चलते हैं, वो भी है, नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बताओ एक्सप्रेशन? ये आर अल्फा। आर अल्फा, बिल्कुल सही, आर अल्फा। दो तरह का एक्सीलरेशन। तो अगर ये दो तरह का एक्सीलरेशन लेके जा रहा है, तो इसको उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स भी तो चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स भी तो चाहिए, सेंटर की तरफ चाहिए
m ओमेगा स्क्वायर r मास इनटू सेंटर वाला एक्सीलरेशन, इधर की तरफ फोर्स चाहिए m इनटू इधर वाला एक्सीलरेशन r अल्फा। जी तो अगर हम टॉर्क में जाने की कोशिश करें तो हमको फोर्स चाहिए, टॉर्क के लिए r क्रॉस है, फोर्स चाहिए। इसी डायग्राम को हम सीधा अकेले बना रहे हैं, एक्सिस से किसी स्मॉल डिस्टेंस r पे कोई पार्टिकल है छोटा सा, जिसपे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए सी यानी m ओमेगा स्क्वायर r। एम आई करना है तो कर दो, जो भी करना है। और इधर की तरफ फोर्स लगेगा एम आर अल्फा m इंटू ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये m ओमेगा स्क्वायर r और m r अल्फा फोर्स आ कहां से रहा होगा, कहीं से भी आ रहा होगा, बाहर से फोर्स लगाया होगा, किसी भी तरीके से इसको ये फोर्स मिल रहा होगा, तभी ये घूम रहा है और एक्सीलरेशन इसके पास है। कोई ना कोई सोर्स में फोर्स मिल रहा होगा इसको, टेंशन से या किसी भी तरह से फोर्स मिल रहा होगा, रीजन कुछ भी हो सकता है इन फोर्सेस। चलो ये फोर्स हमको दिख रहा, ये हमें एक्सिस दिख रहा, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये फिक्स्ड है, ये नहीं मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एक्सिस पे मौजूद पार्टिकल एट रेस्ट है। ये जो है तुम्हारा फिक्स्ड है, हेडिंग है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस, एक्सिस फिक्स्ड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एओआर जो कि फिक्स्ड है तुम्हारा, ठीक है ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जो फोर्स दिखा आपने को एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम आर अल्फा, इसका सिंपली हम तुम्हें बोल रहे हैं इस एक्सिस के बाद टॉर्क लेके देखो, टॉर्क लेके देखो। तो अगर एक्सिस के हमें टॉर्क लेना है तो बोले हुए हैं एक्सिस के बाद टॉर्क बोल रहे हैं, बट सच में एक्सिस में मौजूद किसी भी पॉइंट का वर्ड ले लो, तो हम बोलेंगे इसी पॉइंट का वर्ड ले लो, एक्सिस पे वाले पॉइंट का वर्ड नाम देते हैं इस पॉइंट को पी, जो भी नाम देना हो दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस एक्सिस के बाद टॉर्क लेना है तो हम पी के बाद टॉर्क लेंगे, सिंपल। और पी के बाद टॉर्क लें तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, हमारा काम आसान हो जाएगा, डिस्टेंस वगैरह भी देखना नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर ऑलरेडी आसान है। तो सबसे पहले टॉर्क लेते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर का, अबाउट पी टॉर्क लेते हैं, बट पी के अबाउट टॉर्क को हम एक्सिस के अबाउट भी बोल सकते हैं, जी टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस। एक्चुअली ये पॉइंट ही है तो डरना मत, एक्सिस क्यों लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट एक्सिस। कौन सा एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन कर रहा है, इक्वल टू, सिंपल डेफिनेशन जाते हैं भाई, पहले इस फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, दोनों का निकालेंगे जोड़ देंगे, तो क्लियरली एम ओमेगा स्क्वायर आर का टॉर्क 0 हो जाएगा पी के अबाउट, क्योंकि ये पी से ही पास कर रहा है, पी भी यहाँ पे फोर्स इसी से पास कर रहा है, तो कुछ आर आएगा नहीं तो 0 हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर का टॉर्क हो जाएगा 0, सीधा लिख रहे हैं हम, प्लस एम आर अल्फा का टॉर्क लिखें तो देखो ये परपेंडिकुलर है, एम आर अल्फा के लाइन ऑफ एक्शन पे पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो एम आर अल्फा इंटू आर हो जाएगा। एक्चुअली एक जगह कैपिटल आर लिख दिए, एक जगह स्मॉल आर लिख दिए, समझ जाना मतलब एक ही, एम इंटू आर अल्फा इंटू आर, एम इंटू आर अल्फा इंटू आर, तो आर स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। जो हम लिखे टॉर्क आउट एक्सिस को, तो भाई एम आर स्क्वायर क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो हो गया, आई एम आर स्क्वायर हो गया आई इंटू अल्फा। ये किसी एक पार्टिकल के लिए किए, अगर ये चीज रिपीट करेंगे हर पार्टिकल के लिए तो क्या होगा, सारा अल्फा ऐड होते जाएगा, अल्फा 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 बार बार ऐड होगा, अल्फा सारे पार्टिकल के लिए सेम रहेगा, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, अंदर में आई सबका जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमको सारे पार्टिकल करके दिखाने का जरूरत नहीं है, ये यहाँ से मतलब एविडेंट है कि एक पार्टिकल कर दिए तो सारे पार्टिकल करना, सबके लिए करो, सबको ऐड करो, तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, जो कि तुमको लिखना है डायरेक्ट और यूज करना, एक्सिस इज इक्वल टू आई
आई लेकिन किसके अबाउट, आई भी उस एक्सिस के अबाउट ही है। जी भैया यार डिस्टेंस जो तुम लिए हो हमारे स्क्वायर में वो यहीं से है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लेना है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा। खत्म, ये तुमको घेर लेना है। लिख लो, लिख लेते हो तो बता देना। जी भैया लिख लिए। लिख लिया हो गया, चलो फिर जी से। भैया तो हमें क्या करना है, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेना है सिंपली, उसके एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टॉर्क निकालना सीख चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना सीख चुके हैं। तो इस इक्वेशन में हम टॉर्क भी पुट कर देंगे, आई भी पुट कर देंगे, निकालना आता है हमको तो अल्फा निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। और प्योर रोटेशन में सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, अल्फा सेम होगा। स्टार्टिंग में बताया रिजिड बॉडी में हमेशा ओमेगा अल्फा सेम होता है, ओमेगा सेम होगा तो ओमेगा का डेरिवेटिव डी ओमेगा बाय डी अल्फा भी सेम होगा। व्हाट वेलोसिटी हर जी पार्टिकल भैया का डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका रेडियस अपना अपना है, तो आर इंटू ओमेगा, जी ओमेगा तो सेम है बट आर सबका अलग अलग है, तो वेलोसिटी डिफरेंट होगा। ये तुम लोग को पता चलना चाहिए ऐसे। बट ओमेगा जी और भैया अल्फा हर एक पार्टिकल के लिए इस मोशन के दौरान, रोटेशन के दौरान सेम रहे। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा पे हम वेक्टर लगा सकते हैं ऐसे कुछ। जी क्वेश्चन एक देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन पे, ठीक है। हाँ पहले इस पे थोड़ा सा ये भी कर ले डिस्कस। देखो यहाँ इक्वेशन अपने पास, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस इनटू अल्फा फॉर ए प्योर रोटेशन। वापस से बोल रहे हैं, ये प्योर रोटेशन के लिए लगाना है, ठीक है, क्योंकि सीआरटीएम में कहानी अलग हो जाएगा, तो वो ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ। ये प्योर रोटेशन के केस में इक्वेशन लगा सकते हो, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस इनटू अल्फा। यानी कि किसी भी एक्सिस के अबाउट लगा दो टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट इक्वल टू नहीं, उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट वो प्योर रोटेशन कर रहा है। कोई दूसरा एक्सिस तुम ले लिया बट उसके अबाउट प्योर रोटेशन कर ही नहीं रहा, तो फिर ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो ये तुमको इंश्योर करना है कि जिस एक्सिस के अबाउट ये इक्वेशन लगा रहे हो उस एक्सिस पे मौजूद पार्टिकल रेस्ट में है और बाकी सारा पार्टिकल उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब तुम लगा सकते हो उस एक्सिस के अबाउट। यानी यह इक्वेशन किसी भी एक्सिस के लिए होल्ड नहीं करेगा, उसी एक्सिस के लिए होल्ड करेगा जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी तुम्हें पहचान करने आना चाहिए, आसान होता है वैसे पहचान करना, जनरली तुमको दिख जाएगा, डायग्राम ऑब्वियस रहता है, पता चल जाता है। और अगर जस्ट इसी में देखें हम लोग, तो जितना भी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो जितना भी पार्टिकल है ये भी अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो वो सर्कल के लिए यह एक्सिस किस चीज का काम करेगा, सेंटर का नॉर्मल एक्सिस जो है उन हाँ सारे सर्कल्स के लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो तुमको एक्सिस पहचानते जी वक्त ध्यान रखना है कि अच्छा बॉडी अगर ऐसे मूव करेगा तो सर्कल ऐसे बनेगा, इसका मतलब एक्सिस ऐसे होगा। तो तुम पहले सर्कल इमेजिन कर लो कि जी वो बॉडी मूव कैसे करेगा, रोटेट कैसे करेगा, और तुमको जो ही रोटेशन दिख जाएगा क्या ऐसे रोटेशन करेगा, तो तुम खट से पता कर सकते हो एक्सिस कैसे। जी एक्सिस जो है वो जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा अलग अलग पार्टिकल अपने अपने रेडियस में, उन सारे सर्कल्स वाले प्लेन के नॉर्मल होगा। यानी उस सर्कल में लाइन नहीं जी करेगा। सर्कल अगर ऐसे है और कोई बॉडी मान लो जैसे यही था, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो भाई इस प्लेन में ये मूव कर रहा है तो इसका एक्सिस ऐसे होगा। अगर मान लो इसी को ऐसे कर दें, अब हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो सर्कल अब ऐसे है तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस प्लेन में भी वो रोटेशन कर रहा है उस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है एक रड है, यूनिफॉर्म रड है, मास एम लेंथ एल है, कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। देखो किस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है वो भी तुमको क्लियरली दिया गया है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे रोटेट करेगा, अगर वर्टिकल ऐसे मान लो तो तुम्हारा रड ऐसे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसा बोल सकते हो कि रड कुछ ऐसे कर रहा हो। तो नेचुरल सा बात है, इस रड पे एक्सिस यहाँ से यहाँ पे हिंज्ड है, हिंज्ड है मतलब वहां पे वो फिक्स्ड है, तो वो पॉइंट मूव कर नहीं रहा है, एच पॉइंट मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब एक्सिस यहीं से पास करेगा, फिक्स्ड एक्सिस। जी और कैसे पास करेगा, अगर सर्कल ऐसे, तो ये अगर कागज में बना हुआ है फिगर तो बोलोगे कागज के अंदर बाहर एक्सिस जा रहा होगा, एच पॉइंट से पास करता होगा। जी जी
तो तुमको एक्सिस सही से दिखना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको उस इक्वेशन में उसी एक्सिस के अबाउट लेना है। एक्सिस ही गलत दिख जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत ले लोगे, सारा कहानी गलत। हाँ वैसे जनरली एक्सिस देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं, नेचुरल होता है, दिख जाता है, बट फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तुम लोग को बोल। चलो तो और देखें हम लोग, तो इस रड पे सारा पार्टिकल, इस पार्टिकल का बात करें, मान लो ये अपने सर्कल में मूव कर रहा होगा, इस पार्टिकल की बात करें ये अपने सर्कल में मूव कर रहा होगा, तुम्हारे पास जब बहुत सारा पार्टिकल एक साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक साथ पूरे का एनालिसिस तुम करने वाले हो, लेकिन 20 वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब पढ़े थे तो वहां पे सिर्फ एक पार्टिकल होता था, रस्सी के लास्ट में सिर्फ उसी का देखे थे BCM। अब आते हैं इस पे, तो हटाते हैं इसको, बता दिया स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए चलो तुमसे क्वेश्चन वाला बोला क्या, वो देखो कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, ऐसे चेंज हो रहा होगा इसका लोकेशन। तुमसे क्या बोला गया है, find the angular acceleration, find the angular acceleration of the radian alpha just after it is released from the initial horizontal position। इनिशियल पोजीशन क्या है वो भी तुम्हें बोल देगा, इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल था, अगर बोल देगा इनिशियली यहाँ था, कहीं जो बोले अच्छे से समझा करो, ये बोला इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था और वहां छोड़े हैं तो जस्ट आफ्टर रिलीज, जो ही छोड़े तुरंत बाद अल्फा कितना होगा, क्योंकि अल्फा भी चेंज होगा एक्चुअली, यानी ये और यहाँ है, यहाँ आने पर अल्फा कुछ और हो जाएगा, यहाँ आने पर अल्फा कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे आने पर अल्फा कुछ और हो जाएगा। तो ये बोल रहा है जस्ट छोड़ने के तुरंत बाद एट t=0 जो ही रड को छोड़े तुरंत अल्फा क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहा हो गया? जी मैम। ओके, तब कुछ नहीं करना है हमें, जिस इंस्टेंट पे बोला है अल्फा निकालने के लिए उसी इंस्टेंट पे टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगाना है तुमको। हाँ जिस इंस्टेंट पे बोला है अल्फा निकालने, उसी इंस्टेंट पे टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगाओ, उस इंस्टेंट पे टॉर्क निकालो, उस इंस्टेंट पे आई निकालो और अल्फा निकल जाएगा, सिंपल सी इक्वेशन। ठीक है, जी मैम। चलो अब निकालते हैं, वो इक्वेशन लगाएंगे। अगर हमको तो पूछा इसी इंस्टेंट पे तो डायग्राम चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है और इसी इंस्टेंट पे पूछा गया है जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो सबसे पहले एफबीडी, क्योंकि हमें इक्वेशन लगाना है कौन सा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में लगाना है। देखते हैं टॉर्क, तो सबसे पहले टॉर्क के लिए टॉर्क किसके कारण आता है, फोर्स के कारण। फोर्स कहां से दिखेगा, फ्री बॉडी डायग्राम से दिखेगा। तो फिर वापस जी इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम पे जाता, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाओ, बीचों बीच mg, जी बीचों बीच mg लगेगा। और कौन सा फोर्स, मैं हिंज भी लगा हाँ हिंज भी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिंज दो तरह का फोर्स, कैसे, जी मैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, नॉर्मल जैसा नहीं। जी मैम। हाँ निगेटिव आया तो ये मत बोल देना नॉट पॉसिबल, नॉर्मल में निगेटिव नहीं आता, बट यहाँ पे निगेटिव भी आ सकता है, बट हम एनी सिंबल जी यूज कर मैम। रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल मत मान लेना, कल भी बोले थे। N1 N2 और mg ये फोर्स लग रहा है, फोर्सेस तो दिख गया, हमें चाहिए ये इक्वेशन लगाना है, प्योर रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और यहाँ से अल्फा निकालना है। टॉर्क, टॉर्क किसके अबाउट जी लोगे, मैम। इस एक्सिस वाले पॉइंट के अबाउट, मतलब h, जी मतलब h, तो h के अबाउट N1 का भी टॉर्क 0, N2 का भी टॉर्क 0, निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो टॉर्क में N1 N2 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अगर हम h पॉइंट के अबाउट निकाले तो। जी मैम। यह इक्वेशन लगाते वक्त टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं ले सकते हो, एक्सिस वाले पॉइंट के अबाउट ही लेना है जो फिक्स्ड है। जी मैम। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन जैसे नहीं है कि किसी भी पॉइंट को टॉर्क 0 कर दी, इसमें वो नहीं है, आई भी तुमको एक्सिस के अबाउट ही लेना है। तो जी टॉर्क क्या हो जाएगा मैम। बोलो, तुम लोग बोलो, सिर्फ mg का टॉर्क होगा, mg इंटू ये एल डिस्टेंस h से लेंगे L/2, बाई टू क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। अब ये सब हम दिखाने वाले नहीं है क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस करते रहो। mg इंटू डिस्टेंस हो गया L/2, L/2 क्लॉकवाइज टॉर्क, N1 N2 का टॉर्क 0 हो गया। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहा है हम दिखाते हैं, टॉर्क ले रहा है h पॉइंट के अबाउट, h से ही एक्सिस पास करेगा, टॉर्क अबाउट h, ये होगा टॉर्क। N1 N2 का टॉर्क हो गया 0 तो वो ले नहीं रहा, इज इक्वल टू आई, आई तुम रटे हुए हो किसी एक एंड से, क्या होता है रड का आई, ml²/3, जी मैम। हाँ ml²/3 होता है, तो आई हो गया ml²/3 इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा
यहाँ से अल्फा आ जाएगा, सॉल्व करो अल्फा, अल्फा आ जाएगा 3g/2 बाई एल 2l 3g/2l अल्फा कितना आ रहा है, g/3g/2l निगेटिव में आ रहा है, माइनस या माइनस 3g/2 3g/2l। जी हाँ अब यहाँ समझना है तुमको इस चीज को, माइनस का मतलब कैसे निकालोगे। माइनस तुम्हें क्या बता रहा है, अल्फा क्लॉकवाइज होगा, मतलब अल्फा ऐसे होगा, जी हाँ और अल्फा क्या होता है जस्ट ये बता रहे हैं नॉलेज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर फर्स्ट पार्ट का ही हो जाएगा 3g/2। अल्फा क्या होता है, ओमेगा का रेट ऑफ चेंज, जी हाँ और ये चीज जब छोड़ोगे हॉरिजॉन्टल से तो ये मूव कैसा करना शुरू करेगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज ही, जी हाँ जस्ट इक्वल टू जीरो पे, जस्ट इक्वल टू जीरो पे। अब ये रोटेट नहीं किया तो वहां पे जस्ट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, 0, जी हाँ और उसके जस्ट बाद जो ही क्लॉकवाइज बोल के नीचे आना चाहेगा, अल्फा भी क्लॉकवाइज ही है, अल्फा भी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में आएगा, लगातार यहाँ से नीचे आने पे ओमेगा बढ़ रहा होगा। ये बाद का कहानी बता रहे हैं, क्वेश्चन का नहीं पार्ट है। जी हाँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसा समझो, वेलोसिटी भी राइट में है, एक्सीलरेशन भी राइट में है, तो लगातार बढ़ेगा। उस तरह यहाँ पे भी ऐसे घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज आना चाह रहा है, और अल्फा तुम निकाले हो नेगेटिव है, वो भी क्लॉकवाइज ही है, मतलब ये नीचे जब आएगा तो ओमेगा लगातार बढ़ते जाएगा, रड का जी एंगुलर हाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा ज्यों ज्यों ये रड नीचे आएगा। हाँ हालांकि ये सब चीज हम लोग आगे करने वाले हैं, क्वेश्चन वगैरह आएगा आगे, प्रैक्टिस करेंगे तो, बट यहाँ पे बोल दिए एक बार, जस्ट वापस हम लोग रिकॉल करने वाले हैं इन सब चीजों को बाद में, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो, तो अल्फा तुम्हारा हो गया 3g/2, और तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट रिलीज के बाद का, तो तुमको बाद का कहानी इस क्वेश्चन में नहीं सोचना है, क्योंकि बोला है जस्ट छोड़ने के तुरंत बाद क्या होगा, तो अल्फा निकल गया। सेकेंड पार्ट देखो, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए एट दिस मोमेंट, मतलब इसी मोमेंट पे जब वो हॉरिजॉन्टल है, जस्ट छू रहे हैं, जस्ट अभी हॉरिजॉन्टल से जस्ट जाना शुरू ही किया है, तो बताओ ए पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हम बोलेंगे ए पॉइंट एल रेडियस के सर्कल में मूव करने का कोशिश करेगा। जी हाँ तो अभी जस्ट बताए थे किसी भी सर्कल में बोले दो तरह का एक्सीलरेशन हो सकता है, जी हाँ एक ओमेगा स्क्वायर हाँ और एक आर अल्फा। जी हाँ तो हम बोलेंगे उस इंस्टेंट पे ए के पास दो एक्सीलरेशन होगा, एक इधर की तरफ और एक टैंजेंशियली हो सकता है आर अल्फा, आर अल्फा। आर कितना लोगे, एल एल, एल अल्फा, एल अल्फा एक एक्सीलरेशन होगा, और दूसरा इधर वाला जीरो होगा, क्योंकि अभी जस्ट ये घूमना हाँ शुरू ही किया तो ओमेगा जीरो है उस इंस्टेंट, हाँ तो इसीलिए ये वाला एक्सीलरेशन अभी आया नहीं होगा, क्योंकि जस्ट उसी पॉइंट पे पूछा है, इसीलिए कुछ देर बाद दोनों एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये वाला एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा जीरो है उस इंस्टेंट पे, अब ये घूमना शुरू नहीं किया, तो सिर्फ तुम्हारा आंसर हो जाएगा एल इंटू अल्फा, और अल्फा तुम निकाल लिए हो, 3g/2 एल एल कट जाएगा 3g/2, 3g/2 एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए भैया माइनस 3g/2 हो जाएगा। और अगर भैया इधर वाला माइनस भी ओमेगा कुछ होता तो दोनों निकालते, फिर रिजल्टेंट आंसर रिपोर्ट करते रूट अंडर स्क्वायर को ऐड करके, ठीक है। भैया ये टेंजेंशियल है माइनस साइन के साथ आएगा ना। हाँ माइनस है, मतलब सिर्फ ये बताया क्या, देखो ये जस्ट ये बताना चाह रहा है हाँ अल्फा यार क्लॉकवाइज होगा, ऐसे होगा, ऐसे यार माइनस ये बताना चाह रहा है, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज होगा ये बताना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। बाकी तुमको मैग्नीट्यूड ही रिपोर्ट करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत लोग जब करता है प्रैक्टिस तो वो लोग इन क्वेश्चंस में यहाँ माइनस लगाता भी नहीं, ये लगाएगा ही नहीं, सीधा mg/2 लिख देगा प्लस माइनस, बट माइनस का हैबिट लगाया हुआ है, ताकि तुमको टॉर्क निकालते वक्त क्लॉकवाइज है तो माइनस प्लस का हैबिट है, क्योंकि एक से अधिक टॉर्क रहेगा फिर तुम फंसोगे ना, किसी का क्लॉकवाइज है किसी का एंटी, यहाँ पे एक ही है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, एक से अधिक रहेगा तो प्लस माइनस का बहुत मैटर करता है, इसलिए हाथ में डालो, टॉर्क लगा रहा हो क्वेश्चन में तो तमीज से क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लगाओ, कहीं पे भी कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो टॉर्क का क्वेश्चन। वो अलग बात है कि यहाँ पे लोग माइनस नहीं भी लगाए तो फर्क पड़ता नहीं, एक ही फोर्स है, एक से अधिक रहेगा तो फिर प्लस माइनस लगाना जरूरी हो जाएगा, और सेंस निकालना बता ही दिया, माइनस में आ रहा है तो क्लॉकवाइज, प्लस में आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज।
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, देख लो, कुछ पूछना है तो पूछो किसी भी तरह। इस इंस्टेंट पे ध्यान देना, तुमसे पूछा गया पॉइंट ए का आइसोलेशन, किसी भी पॉइंट का आइसोलेशन पूछ सकते हैं तुमसे। ठीक है। ये समझो, कुछ नहीं होगा, जस्ट डिस्टेंस चेंज होगा यार, आर चेंज होगा, आर अल्फा में। अल्फा तो सबके लिए सेम ही है। जी भैया। समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। हम तुमसे बोले एच पॉइंट से L/4 डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल है रड का, उसका बताओ एक्सीलरेशन कितना है, तो L/4 इंटू अल्फा। जी भैया। हर पॉइंट का अपना अपना एक्सीलरेशन होगा, सारे का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। यही डिफरेंस हो जाता है रोटेशन में और पहले जो पढ़ रहे हो ट्रांसलेशन में। जब तुम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो बोलते थे कि रड हमारा कैसे मूव कर रहा है, तो पूरा का पूरा रड का हर पॉइंट जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सिंपली बोलते थे रड 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। बट यहाँ पे वैसा नहीं, हर पॉइंट का अपना अपना एक्सीलरेशन है। हर पॉइंट, इस रड का हर पॉइंट डिफरेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो डिफरेंट वेलोसिटी भी सबका, यही रोटेशन में आके चेंज हो जाता है। तो तुम अगर यहाँ पे बोलोगे रड का वेलोसिटी, अगर तुमसे पूछ दे कि रड का एक्सीलरेशन, तो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। बट अगर सीधा रड बोल दे तो क्या आंसर रिपोर्ट करोगे, किसका एक्सीलरेशन? सेंटर ऑफ मास का, ये ध्यान रख लो। इस रड में सब पॉइंट का अपना अपना एक्सीलरेशन है, आर अल्फा सबके लिए आर अलग अलग है, तो सबका अलग अलग है। बट अगर सिंपली तुमसे पूछ दे क्वेश्चन में कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रड, अब तुम ये मत सोचना रड का तो हर पॉइंट डिफरेंट एक्सीलरेशन में, तो जनरली ऐसा बोलने का मतलब क्वेश्चन वाले का ये है कि हमें सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ, तो आंसर रिपोर्ट करोगे L/2 इंटू अल्फा। ये ध्यान रख लो, कभी कभी ये लैंग्वेज यूज हो जाता है रोटेशन में। सीधा बोले रड का तो सेंटर ऑफ मास का रिपोर्ट करना है, क्योंकि सारे पॉइंट अलग अलग है, तो उसका मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का, जो भी वेलोसिटी पूछे या एक्सीलरेशन पूछे, इस क्वेश्चन में भी एक्सीलरेशन पूछे। हो गया क्या, बोलो? जी भैया। ओके, तो चलो अब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन होगा, जो तुम लोग का होमवर्क रहेगा। यही पार्ट सेम तरीके से रिपीट होगा, बट क्वेश्चन ये हो जाएगा, जब ये यहां से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 30 डिग्री मूव कर गया, 30 डिग्री रोटेट कर गया है, तब जाकर के बताओ अल्फा कितना होगा और पॉइंट ए का एक्सीलरेशन कितना होगा। सेम पार्ट लिख लो क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ऑफ द रड बाय द टाइम इट रोटेट्स बाय 30 डिग्री। जब वो 30 डिग्री से घूम गया, उतने देर में उसके पास अल्फा कितना आ जाएगा, और 30 डिग्री घूमने के बाद अब ए का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। सेम चीज रिपीट होगा, बट इंस्टेंट चेंज कर दिए। यानी अब तुम्हारा एच पॉइंट तो वही रहेगा जो एच हिंज, बट वहां से अब ये कहाँ आ गया, 30 डिग्री। क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज ऐसे ही मूव करेगा, यानी यहाँ से अभी 30 डिग्री घूम गया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तब इसका अल्फा बताना है और पॉइंट ए का एक्सीलरेशन बताना है। अल्फा और एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना। तो वापस ये दोनों पार्ट रिपीट हो रहा है, बट 30 डिग्री रोटेट होने के बाद। हो सकता है कि मतलब अभी जितना बताया उतने सॉल्व ना हो पाए, अल्फा वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, एक्सीलरेशन वाले पार्ट में हो सकता है कि कुछ ये करना पड़े, कोशिश करना, फिर हम लोग तो पढ़ने ही वाले हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं अब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्योर रोटेशन का ही है, ठीक है, प्योर रोटेशन का ही है। तुमसे जब भी पूछा जाएगा अभी स्टार्टिंग में, तो जस्ट उसी इंस्टेंट का पूछेगा, कुछ देर बाद का नहीं पूछेगा, जो कि तुमको हम होमवर्क दिए। कुछ देर बाद का जब होगा तो बाद में उस क्वेश्चन पे आने वाले, बट तब तक ट्राई कर सकते हो तुम। देखो ये क्वेश्चन वापस, इनिशियली ये यहाँ पे था, पहले हॉरिजॉन्टल था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे इनिशियली, ठीक है, इनिशियली यहाँ पहला पार्ट, इसमें अल्फा नहीं पूछा है, कुछ उससे ऊपर चला गया है, बट पहले तुम इस इंस्टेंट का अल्फा निकाल के बताओ तुम लोग, जी इस इंस्टेंट का अल्फा बताओ। बोलेंगे इस इंस्टेंट पे टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगा दो, अल्फा आ जाएगा। तो एक्सिस मेरा ये है, तो इसी पॉइंट के बाद टॉर्क लेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा।
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमारा एच पॉइंट के बाद टॉर्क लेना है, तो पहले एफबीडी, टॉर्क चाहिए तो फोर्स चाहिए, फोर्स का ही टॉर्क होता है। तो एफबीडी बनाएंगे तो एच हिंज जो वो दो तरह का फोर्स लगाएगा, कल सिखाए हुए थे, बट उस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि एच से ही पास हो रहा है। हाँ भैया। तो टॉर्क में कंट्रीब्यूट करने वाला है नहीं, बट फिर भी हम चूंकि कंप्लीट एफबीडी बना रहे हैं तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। एक फोर्स ये ऐसे लगाएगा और एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाएगा, इसका नाम देते हैं N1। हिंज दो तरह का फोर्स लगाता है, कल बताए थे, दो डायरेक्शन में, N1 N2। और तीसरा फोर्स इस पे लगाएगा mg बीचों बीच L/2 डिस्टेंस पे, ये mg है, mg, बस यही है। इन तीनों फोर्स का टॉर्क लो एच पॉइंट के अबाउट, जिसमें से N1 N2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एच से पास हो रहा है दोनों फोर्स। सिर्फ mg का टॉर्क लो इज इक्वल टू आई अल्फा करो, आई तुम जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का क्या होता है, रटा रटा है, अल्फा आ जाएगा। टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क होगा mg का mg इंटू L/2 cos 37 डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस ये वाला लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये वाला परपेंडिकुलर, जी L/2 का cos हो जाएगा 37, जी L/2 cos 37। क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज? या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एक ही टॉर्क है तो माइनस नहीं लो चलेगा, बट प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे हम माइनस, इज इक्वल टू आई, आई अबाउट एच वाला एक्सिस, एच जो एक एंड पे है, एंड वाले एक्सिस से क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3 ml²/3 इंटू अल्फा करो, यहां से अल्फा निकालो कितना है, cos 34 माइनस को हम हटा रहे हैं क्योंकि वो जस्ट बता रहा है क्लॉकवाइज को, तो वो समझ रहे हो। अल्फा इज इक्वल यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास 6g/5 है। ओके 4/5, 4/5 2 कितना आ रहा है 6, 6g/5 है। 6g/5, बिल्कुल सही। क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए माइनस, ये अल्फा आ गया, बट इन क्वेश्चंस में अल्फा पूछा नहीं गया था, बट अल्फा का यूज करवा के वो कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, तुम बताओ पहले क्वेश्चन पढ़ के। फोर्स क्रिएटेड बाय हिंज। हाँ, यानी तुम्हें N1 और N2 बताना है एक्चुअली, हाँ N1 N2। तो क्या इस क्वेश्चन में हम पिछले वाले जैसे कर सकते हैं जो हम कल प्रैक्टिस किए थे कि टॉर्क नेट जीरो कर दो? N1 N2 निकालने वे के लिए नहीं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बिल्कुल सही, मूव कर रहा है, अब सिस्टम रोटेट कर रहा है, अब इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब होता है आराम से कोई चीज रखा हुआ है, तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम का है ही नहीं, तो टॉर्क जीरो तुम कर ही नहीं सकते हो, फोर्स जीरो कर ही नहीं सकते, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में अगर होता तो फिर इस इक्वेशन से टॉर्क कितना हो जाता, जीरो, अल्फा भी जीरो होता, जी भैया। अल्फा भी जीरो होता है, मूव करता है आराम से रुका होता है, इसलिए वो भूल ही जाओ आपकी पिछला वाला। तो अब N1 N2 तुम्हें अल्फा पता चल गया, अल्फा पता चल गया, अल्फा पता चल गया है, और उस इंस्टेंट पे ओमेगा कितना होगा इस रॉड का, जस्ट शुरू में, जस्ट शुरू में अभी ओमेगा रोटेट 0 करना जस्ट शुरू ही किया, तो वेलोसिटी अभी आया नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो होगा जस्ट इस इंस्टेंट पे, जी भैया। ये ध्यान रखना। इक्वेशन तुमसे पूछा है जस्ट उसी पॉइंट पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो उस इंस्टेंट का। तुमसे पूछा गया N1 और N2 निकालना है तुम्हें, N1 N2 जो रिएक्शन हिंज का है वो वैल्यू तुम्हें निकालना, कैसे निकालोगे कुछ सोचो, हम हिंज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास हिंज, ऐसे रड, ऐसे रड, N1 N2 कुछ रिएक्शन अननोन है जो हमें निकालना है, और तुम्हें जो पता चल गया अल्फा उसका भी कुछ सोचो, ये N1, ये N2 जो हमें नहीं पता, और क्वेश्चन भी वही है। इसका अल्फा में पता चल गया कि क्लॉकवाइज इसका अल्फा होगा 6/5 है। तो अल्फा पता चल गया तो इस रड पे मौजूद हर पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पता चल गया,
जी भैया। पता नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही पूरा डायग्राम बनाया। तो आप सर्कुलर मोशन बार बार चिल्लाए थे, दिखाए थे डायग्राम बनाकर, देखो कोई ये वाला एक्सेलरेशन भी होता है, ये वाला सर्कुलर मोशन को रिपीट किए थे वापस से वहां। इसीलिए जी यहाँ पे भैया। तुमको दिमाग में चलना चाहिए। जैसे इस पॉइंट का कोई पूछा, बताओ क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तुम बोलोगे इधर की तरफ होगा ये डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से इनटू अल्फा, अल्फा हम निकाल लिए। जी भैया। हाँ। और सेंटर वाला एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? जीरो। सेंटर वाला एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर जीरो होगा, चूंकि यहाँ पे ओमेगा जीरो है जस्ट शुरुआत में। हाँ भैया। तो हर पॉइंट का इस हाँ। रड पे मौजूद हर पॉइंट के पास सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर टाइम्स अल्फा। अभी ओमेगा नहीं आया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर जीरो नहीं है, जीरो है। जी इस भैया। डायग्राम में ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा, हर पॉइंट के पास ये वाला एक्सेलरेशन होगा आर इंटू अल्फा। बट उस आर इंटू अल्फा में अल्फा तो सबके लिए सेम है 6g/5 है रड का, लेकिन आर सबका अलग अलग है, डिस्टेंस सबका अलग अलग, हर पॉइंट का अलग अलग है। यहाँ पे लोगे रड का पॉइंट तो आर ये है, अल्फा तो सेम है। जैसे जैसे यहाँ से दूर भागोगे आर इंटू अल्फा बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। मतलब इसको मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहें, हम बोलेंगे ये वाला हिंज का पॉइंट तो रुका ही हुआ है, तो रुका है फिक्स्ड एक्सिस पे तो रुका हुआ है। इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्सेलरेशन लिया, उसके बगल वाला इसे थोड़ा सा ज्यादा लिया, उसके बगल वाला और थोड़ा ज्यादा लिया, उसके बगल वाला और ज्यादा। इधर जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। और सबसे लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन रखेगा अपने पास L इंटू 6g/5 जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक एरो दिखाएं, छोटा से बड़ा एरो, ताकि ये बताने के लिए कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? N1 N2 और mg। क्योंकि जब एनालिसिस करोगे तो तुमको हर फोर्स को देखना पड़ेगा। FBD N1 N2 और बीचों बीच सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा L/2 डिस्टेंस। mg नोन है, आर अल्फा सबके लिए नोन है, क्योंकि अल्फा में पता चल गया, और आर डिस्टेंस है तो वो हम डायग्राम से निकाल ही सकते। अब बताओ N1 N2 कैसे निकालो? फोर्स बैलेंस कर नहीं सकते, तो ऐसा मत सोचना कि N1 N2 का कंपोनेंट लेंगे mg से बैलेंस करा देंगे, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा, ये भी जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है। जी। और हर पॉइंट का एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर एक एक्सेलरेशन होता तो तुम ट्रांसलेशनल का एनालिसिस करते थे तो क्या करते थे? सिंपल एबीडी बनाए, एक्सेलरेशन पता है, इक्वल टू में लगा दे। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन किस पॉइंट का लोगे? सारे पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन आर अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास याद करो, F external is equal to MACM। सेंटर ऑफ मास के लिए लगा देंगे F external equal to MACM, वहां से आ जाएगा हमारे पास क्या निकालना है? N1 N2। हिंट्स है, ये डायग्राम बना दिए, बीडी दिखा दिए, अल्फा भी निकाल लिए हम लोग। यूज F external is equal to MACM। तो चलो अगर हम यहाँ लिखे जस्ट इस डायग्राम के लिए F external इस पे क्या क्या है? N1 है, N2 है और mg है। F external is equal to टोटल मास ऑफ द रॉड, यानी सिस्टम का टोटल मास, इनटू एक्सेलरेशन किसका लेना है? सिर्फ सेंटर ऑफ मास का। तो तुम्हें बाकी के एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं। जी भैया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुम्हें अच्छा से दिखना चाहिए, किधर है, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो आर अल्फा, बट किसका? सेंटर ऑफ मास का। आर अल्फा किसका? लेकिन सेंटर ऑफ मास का। तो हम बोलेंगे जहां पे mg लग रहा है ना, वहीं पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ L/2 इंटू अल्फा। तो जिधर एक्सेलरेशन है, ध्यान देना, ऐसे है तिरछा एक्सेलरेशन, उसके अलोंग फोर्स का कंपोनेंट सब लो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो L/2 अल्फा। जिधर एक्सेलरेशन है उधर की तरफ फोर्स का कंपोनेंट देखना होगा कौन कौन सा आ रहा है। mg का ये वाला कंपोनेंट लोगे, थीटा वगैरह देखना अपना डायग्राम में कितना दे 37 से। फिर N1 N2 का भी देखना कि उस डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन उसके अलोंग किसका कितना कंपोनेंट आ रहा है।
जी तुम्हें करना क्या होगा वो भी बोल देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन F इक्वल टू ma का हो जाता है। तुम्हें एक ये डायरेक्शन लेना है जिधर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन लोगे कितना L/2 अल्फा। जी तो सारे फोर्स का कंपोनेंट करो, नेट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमएसीएम होता है। और दूसरा कंपोनेंट जो तुमको इसका परपेंडिकुलर आएगा वो रॉड के अलोंग आएगा। इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया यार, रॉड इंक्लाइन प्लेन जैसा काम कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक इंक्लाइन जी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अलोंग द रॉड एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि ओमेगा 0 है तो सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का। जी तो तुम क्या करोगे, N1 N2 और mg का रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट्स वगैरह आएगा ना उसको बैलेंस कर दोगे। उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, बट रॉड के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है तो उसके लिए इक्वेशन लगाओगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक अलोंग द रॉड एक परपेंडिकुलर द रॉड, परपेंडिकुलर द रॉड फोर्स बैलेंस नहीं होगा, F इक्वल टू MACM लगाएंगे। अलोंग द रॉड कुछ नहीं एक्सेलरेशन है तो उधर की तरफ N1 N2 जो भी होगा वो बैलेंस हो रहा होगा। दो इक्वेशन होगा, दो अननोन रहेगा, N1 N2 आ जाएगा। हाँ भैया हाँ भैया N1 N2 आ जाएगा और फिर तुम N1 N2 का रूट अंडर स्क्वायर करके ऐड करोगे, वो आंसर रिपोर्ट करोगे। क्योंकि पूछा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज, हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, N1 भी लगा रहा है N2 भी लगा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आंसर रिपोर्ट करो। जाना अभी स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये होता है, बट एक बार बैठ के वापस से करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी भैया चलो ठीक है, देख लो जो भी करना है कर लो और फिर बोल दो कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग कर लेंगे। नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। भैया N1 का टेंजेंशियल एक्स में मतलब वो जीरो नहीं ना होगा। कौन जीरो बोल रहे हो? N1 का टेंजेंशियल एक्स में जीरो नहीं ना होगा। N1 का N1 टेंजेंशियल, वो जीरो नहीं ना N1 का होगा। टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हो, मतलब पॉइंट का बोलो ना, किस पॉइंट का एक्सेलरेशन का बात कर रहे हो? हाँ भैया जो N1 फोर्स लग रहा है मतलब हिंज के अबाउट जो N1 फोर्स लग रहा है। हाँ वो तुम बोल रहे हो जीरो होगा। जी नहीं बट mg का भी कंपोनेंट आ रहा है, देखो उस इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग, हाँ जी हाँ इसलिए mg का वो कंपोनेंट और N1 मिल के जीरो होगा। जी तुम्हें नेट फोर्स देखना होता है, ये तुम नहीं बोलोगे एक ही फोर्स, और भी तो कोई कंपोनेंट आ रहा है mg वगैरह का, नहीं आता तब बोलते जीरो, जो कि तुम कल भी बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल में कोई और नहीं। जी हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट करना है, एक रॉड के अलोंग एक रॉड के परपेंडिकुलर। रॉड के अलोंग नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि रॉड के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रॉड के परपेंडिकुलर r अल्फा है तो F इक्वल टू MAC लगाओ। सेंटर ऑफ मास का ये इक्वेशन तुमको लगाना होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM, और ACM तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, r अल्फा जो है ऐसे है परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो उसी के अलोंग लगाओगे। और इधर के तरफ रॉड के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ओमेगा 0 है, और ओमेगा स्क्वायर r होता तो फिर उसके अलोंग भी लगाते F इज इक्वल टू m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r, जो कि आगे करेंगे, वो भी आगे आएगा, टेंशन मत। जी करना प्रैक्टिस, बेसिकली तुमको इसको कोशिश करना है कि तुम अच्छे से लिंक करो कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा टॉर्क का कांसेप्ट लग रहा है अल्फा निकालने के लिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल F इक्वल टू MACM का होने वाला। और सर्कुलर मोशन से तुमको एक्सीलरेशन देखने आना चाहिए। प्योर रोटेशन में हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में बोले, स्टार्ट किया लेक्चर तभी, बहुत सारा सर्कुलर मोशन हो रहा है एक साथ अलग अलग रेडियस का, और सारे सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो एक फिक्स्ड एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमसे कोई पूछे एच पॉइंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे तो हम बोलेंगे एच पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो हमेशा रुका रहेगा, भी 0 ए भी 0, कुछ भी पूछो उसका 0 है। एच पॉइंट के बारे में एकदम कंफर्म रहो, एच पॉइंट फिक्स्ड है, नाम ही है रोटेशन व्हाट ए फिक्स्ड एक्सिस, तो एच एक्सिस पे वो फिक्स्ड है। जब ये घूम रहा है कहीं भी चला जाए, ये कहीं भी चला जाए, ये रड घूम के कहीं भी चला जाए, रड का हर पॉइंट मूव कर रहा है एक सर्कल में, बट एच बोल सकते हो 0 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, और बोलना है तो हाँ 0 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है बोल सकते हो, बट 0 रेडियस के सर्कल का मतलब हो गया वो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है। हम रुके हुए तो बोल सकते हो 0 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं, अगर बोलना है मतलब वर्ड्स में तो, बट उस सर्कल का कोई सेंस बनता नहीं है, रेडियस ही 0 है तो ओमेगा स्क्वायर r भी 0 होगा, r अल्फा करोगे तो r 0 है तो r अल्फा भी 0 होगा, तो उसके पास ना एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी है, इसलिए बोल रहे थे रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है,
चलो जाके इसको रिवाइज करना एक बार, बस यही 2 क्वेश्चन हमको करना था। हम वही करेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही लेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से इलस्ट्रेट कर देंगे, सारा कंसेप्ट बोल देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस तुम लोग पे छोड़ेंगे सारे टॉपिक में। उसका जी तुम लोग कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना पूछते हो, उस पर डिपेंड। बट प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तुम इन क्वेश्चन अगर चाहोगे 1-2 क्वेश्चन कर लिए छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। रोटेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम में खास करके, अगर न्यू हो, अगर पहली बार कर रहे हो। बट हम कोशिश कर रहे हैं एक क्वेश्चन ले, तुमको अच्छे से विजुअलाइज करवा दे, एक बार में सारा तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, वापस से फिर जाना होगा। हो सकता है कि अगर तुम कुछ भूल जाओ तो वापस से भी तुमको देखना हो तो देख सकते हो, और यूट्यूब पर हम डाल देते हैं तो, और फिर वापस जो भी पॉइंट्स उनको नोट कर सकते हो, और कुछ तुमको लगे उसमें कुछ खास पॉइंट जो तुम मिस कर सकते हो बाद में, तो लिख भी सकते हो उन पॉइंट्स के बाद। चलो ठीक है, फिर क्लोज कर रहे हैं। तो प्योर रोटेशन तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाता है कुछ नहीं, इक्वेशन है टॉर्क इक्वल टू अल्फा, बस वही है, ठीक है। क्वेश्चन का वैरायटी बहुत सारा बन सकता है, और इसका जो मेरा एक्सटेंस एक्सिस रोटेट क्या करता है? क्या, मेरा एक्सिस रोटेट कर रहा होता हूँ, एक्सिस भी अगर मूव कर रहा है तो वो सीआरटीएम वही तो हो गया, हाँ वही सीआरटीएम हो गया, जो बाद में पढ़ोगे सबसे जी लास्ट में इस चैप्टर का टॉपिक। जी रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस का मतलब ही हो, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, इसमें लिखा हुआ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब ये हो गया एक्सिस रुका हुआ है। हम ग्राउंड से अगर देख रहे हैं, जैसे कुछ हम बताए थे तुमको, अब ये देख रहे हैं मान लो, और ये कॉपी हम घुमा रहे हैं, तो बीच का ये एक्सिस वाला पॉइंट आराम से रुका हुआ है, तुम देखोगे तुमको दिखेगा एट रेस्ट है वो ग्राउंड फ्रेम में, और बाकी सारा पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो नाम ही है रोटेशन जी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मतलब एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस मूव नहीं कर रहा। एक्सिस भी अगर मूव कर गया तो फिर दूसरा ही कहानी होगी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा सीआरटीएम में। और वहां पे भी हालांकि एक्सिस रोटेट नहीं कर रहा होता, वहां पे भी नहीं रोटेट कर रहा होता, मतलब जनरल तुम वहां पे भी नहीं पढ़ रहे हो तो उससे भी जनरल होगा जो तुम जी बोलने की कोशिश कर रहे हो, अगर एक्सिस भी जैसे तैसे घूम रहा है रैंडमली, तो वो अपने सिलेबस में ही नहीं। बट अभी जो पढ़ रहे हैं उसका हम बता रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें तुम एक्सिस को मान के चल रहे हो, एक्सिस फिक्स्ड है, आराम से एक्सिस रुका हुआ है, ये एक्सिस रुका हुआ है, और इसके चारों तरफ बाकी सारा पार्टिकल अपने अपने रेडियस में घूम रहा है, यही है प्योर रोटेशन। यानी कुछ ऐसा, अगर तुम साइकिल का पहिया लो, उस टाइम भी बोले हुए थे, साइकिल को एक जगह रोक दो और पैडल से उस पहिए को घुमाओ, तो पहिया का जो सेंटर है वो रुका हुआ रहता है, बाकी सारा ऐसे ऐसे घूम रहा है अपने सर्कल में। और वही साइकिल तुम चलाने लगे तो पहिया अभी भी घूम रहा है, बट पहिया घूम भी रहा है, भाग भी रहा है, घूम भी रहा है, भाग भी रहा है, तो ये हो गया कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, जो हम लोग डेफिनेशन बताए थे स्टार्टिंग में, तो वो सबसे लास्ट में पढ़ने वाला। बट अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसे मान के चल रहे हैं एक्सिस फिक्स्ड। ओके चलो फिर तो इसको हम क्लोज करते हैं। जी